Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Imtiaz Khan from the platform of Prep Expert. Today we are here to start another lecture and today we'll be talking about diversity among plants. ये जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर 8 से है और फर्स्ट ईयर से इसका ताल्लुक़ है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हम किन चीज़ों को कवर करेंगे. हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट प्लांट्स और हैबिटेट्स को साथ में हम डिफ़ाइन भी कर देंगे कि ये क्या होते हैं और प्लांट्स किस किस हैबिटेट में पाए जाते हैं. उसके बाद इनका एवोल्यूशनरी ओरिजिन, साथ में थोड़ी सी एवोल्यूशन की डेफिनेशन भी मैं आपको रिकॉल करवा दूंगा. सेलिएंट फीचर्स ऑफ द प्लांट्स एंड देन मेजर ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स, ये हम डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात है. जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो एक चीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए कि प्लांट्स बेसिकली किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते हैं. आपने इससे पहले पढ़ रखा है कि 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 मेजर ग्रुप्स में, जिनको हम किंगडम्स कहते हैं, में डिवाइड किया था. उनके नाम तो आपको आते होंगे, जैसे कि किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी है और किंगडम एनिमेलिया है. सो उन्हीं 5 बड़े ग्रुप्स में, 5 बड़ी किंगडम्स में से एक जो है वो किंगडम प्लांटी है. तो जब हम किंगडम प्लांटी को डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब हम प्लांट्स को डिस्कस करते हैं, और जब हम प्लांट्स को डिस्कस करते हैं तो बेसिकली हम किंगडम प्लांटी को डिस्कस करते हैं. दे आर सेम थिंग. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड कि इतना बड़ा ग्रुप है, इसमें कितनी स्पीसीज़ होंगी. ये वाकई बहुत डाइवर्स ग्रुप है और इसमें वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ हैं, और यहाँ पे मैंने आपके लिए मेंशन भी कर दिया है तकरीबन 3,60,000 स्पीसीज़ हैं. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी वैरायटी है इसके अंदर. ग्रेट डील ऑफ वैरायटी. अब वैरायटी किस हिसाब से है? वैरायटी हमें हर हिसाब से मिलती है. वैरायटी हमें मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट्स दे लिव इन, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल साइज़ को ही ले लें तो दे कैन बी वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक. जैसे कि जो डक वीड्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और समटाइम्स दे आर ह्यूज इन साइज़. जैसे जाइंट सिकोलास हैं वो बहुत बड़े ट्रीज़ होते हैं. अब यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस एंड फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने हैबिटेट्स की वैरायटी को हाईलाइट किया है. हैबिटेट, पहले इसको ज़रा डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हैबिटेट है क्या. देखें, हैबिटेट जो है हैबिटेट क्या है? हैबिटेट इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स. बेसिकली हैबिटेट इन्वायरमेंट के उस हिस्से को कहते हैं जहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने सर्वाइवल के लिए तमाम रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल होती हैं. और अगर आप प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ हैबिटेट्स में सर्वाइव करते हैं, जैसे कि डेजर्ट्स है, ग्रासलैंड है, टंड्रा है, और इसके अलावा माउंटेन्स हैं. इन सब में प्लांट्स आपको नज़र आते हैं. कुछ को मज़ीद हाईलाइट करते हैं, जैसे कि दे कैन बी फाउंड इन फ्रोज़न आर्कटिक जोन. अब फ्रोज़न आर्कटिक टंड्रा जो है इसमें बहुत बर्फ़ होती है, बहुत लो टेम्परेचर होता है, लेकिन प्लांट्स वहाँ पर भी पाए जाते हैं. वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर कि प्लांट्स कहीं पर भी पाए जाएं, जितना मर्ज़ी गर्म इलाका हो या जितना मर्ज़ी ठंडा इलाका हो, प्लांट्स हो या कोई भी और ऑर्गेनिज्म हो फॉर दैट मैटर, विल हैव सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, सेट ऑफ एडॉप्टेशंस इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दैट कंडीशन. और वो जो सेट ऑफ कंडीशंस हैं उसमें कुछ मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे कि नंबर ऑफ स्टोमेटा है, लीफ का साइज़ है, रूट की लेंथ है, थिकनेस ऑफ क्यूटिकल है, जो कि बहुत ज़रूरी कंडीशंस हैं in order to make the plant survive in those conditions. इसके अलावा एक और जो मेजर हैबिटेट है प्लांट के लिए वो है रेन फॉरेस्ट, और इसमें बहुत वैरायटी है, बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ को मेंशन किया है, बाकी आने वाले टॉपिक्स में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. इसके अलावा डेजर्ट्स. अब डेजर्ट्स जो हैं बहुत ही चैलेंजिंग इन्वायरमेंट हैं. डेजर्ट्स की एक डेफिनेशन ये भी है कि दे रिसीव लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल पर एनम. इसीलिए यहाँ पर बहुत लेस वेजिटेशन होती है, बहुत कम वैरायटी ऑफ प्लांट्स यहाँ पे आपको नज़र आते हैं, लेकिन यू स्टिल हैव प्लांट्स सर्वाइविंग इन द डेजर्ट्स.
और इस एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल के लिए प्लांट्स के पास उस जैसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और यहाँ पे जो मेजर स्पीसीज़ आपको नज़र आ रही हैं वो ऑफ कोर्स कैक्टस हैं, लेकिन और भी स्पीसीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। हम डिस्कस करेंगे कि वो एडॉप्टेशंस क्या हैं दैट मेक देम एबल टू सर्वाइव इन डेजर्ट्स। ओके, after having talked about their introduction and their habitats in which they survive, let's move on and talk about their evolutionary origins. Evolution, पहले evolution की बात करते हैं। देखें evolution क्या है। evolution is modification with descent। कोई भी living organism है with the passage of time उसमें changes आती हैं, और evolution में हम देखते हैं कि living organisms move from simple to complex। प्लांट्स की हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो हमें एक चीज़ नज़र आती है कि प्लांट्स का जो ओरिजिन है वो एक्वेटिक है। ओवरऑल अगर पूरी लाइफ की ही बात करें तो वो एक्वेटिक ओरिजिन की है। लाइफ की जो बिगिनिंग है वो वाटर में हुई है। सो सेम गोज़ फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स का जो स्टार्ट था वो भी एक्वेटिक था, लेकिन स्टार्ट के बाद दे मूव्ड ऑन टू लैंड। लैंड पर उन्होंने स्विच किया, मूव किया, और ये बात कितनी पुरानी है? It is around 400 million years ago. So this can be a possible MCQ. Number one thing, they started their beginning in water, and then they shifted or they migrated, they moved to land before 400 million years ago. Okay, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लें कि इनका जो ओरिजिन है, इनका जो बिगिनिंग है वो ग्रीन एल्गी से हुआ है। और जो आज हम मॉडर्न प्लांट्स देखते हैं जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, दे आर एक्चुअली द डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीन एल्गी। और वो ग्रीन एल्गी कौन सी थी? कैरोफाइसियंस। दिस कैन बी अनदर MCQ, आपने लाजमी इसको नोट कर लेना है। सो कैरोफाइसियंस बेसिकली इज़ ए ग्रुप ऑफ ग्रीन एल्गी जो कि एंसेस्टर्स कहे जाते हैं ऑफ द मॉडर्न डे प्लांट्स। अब इसकी कोई वजह होगी, ये मैंने यहाँ पे शो भी किया है। कैरोफाइटा और कारा ये प्लांट है। कोई रीज़न होगी, कोई इसका कॉज होगा जिसकी वजह से हम ये क्लेम कर रहे हैं कि कैरोफाइसियंस आर द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे प्लांट्स। पहली रीज़न जो है वो ये है कि दोनों में आपको हाई परसेंटेज ऑफ सेलुलोज नज़र आता है इन द सेल वॉल। दोनों में सेल वॉल होती है, और सेल वॉल दोनों की किससे बनी हुई है? सेलुलोज से बनी हुई है। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट इज़ कॉमन। उसके बाद परऑक्सियोसोम्स हैं। परऑक्सियोसोम्स जो हैं ये इनके सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं जो कि एंजाइम्स कंटेन करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैटी एसिड्स को, और ये चीज़ भी दोनों में कॉमन है, दोनों में ये पाई जाती है। और उसके बाद फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स हैं। फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स बेसिकली ये शो करते हैं कि दोनों इक्वेटिक हैं, क्योंकि वाटर के अंदर मूव करने के लिए फ्लैजिला आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट। इसका आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि फ्रेगमोप्लास्ट क्या है। फ्रेगमोप्लास्ट इज़ बेसिकली अर्ली फॉर्म ऑफ सेल वॉल। जब सेल डिवीजन होती है तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन होती है, बाद में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, प्लांट्स की बात हो रही है, तो उसमें सेल वॉल की जो अर्ली फॉर्म होती है, अर्ली स्टेज होती है, उसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। और अनदर थिंग, जेनेटिक कंपैरिजन भी जब हमने किया मॉडर्न डे प्लांट्स का और कारा का या ग्रीन एल्गी का, तो भी हमें काफ़ी सिमिलैरिटी नज़र आई। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज रीजंस वी कैन क्लेम दैट मॉडर्न डे प्लांट्स आर द डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीन एल्गी। और मैंने ग्रुप का नाम भी आपको बताया, कैरोफाइसियंस। नाउ ये हमारे पास एक मॉडर्न डे या एक नॉर्मल प्लांट है जिसमें हमें उसके पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। यू सी, ये रूट है, इसको ओवरऑल कम्प्लीटली रूट सिस्टम भी कह देते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ फाउंड below the soil, but there can be aerial roots as well outside the soil, they can also be found. इसके अलावा ये स्टेम है, mostly grows above the soil, और इसके बाद ये लीफ है और फ्लावर भी प्रेजेंट है। उसके बाद ये रूट है, फ्रूट है। ये इसके मेन पार्ट्स होते हैं, मेजर पार्ट्स होते हैं एक कॉमन प्लांट के। ऑलराइट, अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं किंगडम प्लांटी के जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो प्लांट्स हैं, उनके मेजर फीचर्स क्या हैं। एक नॉर्मल प्लांट के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं। नंबर वन, इट विल ऑलवेज बी मल्टी सेलुलर। प्लांट जितना भी स्मॉल होगा लेकिन हमेशा मल्टी सेलुलर होगा, यानी कि उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी।
उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगी। उसके बाद यूकैरियोटिक है, प्लांट्स प्रोकैरियोटिक नहीं होते, प्लांट्स हमेशा यूकैरियोटिक होंगे। दे हैव प्रॉपर मींस मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन देम। उसके बाद ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ को ज़रा ब्रेक डाउन कर लें, ऑटो और ट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ्स मीन्स फूड। It means they can make their own food. They are actually photosynthetic. They can trap and capture and convert sunlight and make their own food. इसको भी जब हम फॉर्म एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस प्रोसेस का नाम क्या है? वेल दैट इज़ एक्चुअली फोटोसिंथेसिस। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो द बॉटम लाइन इज प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। उसके बाद सेलुलोज रिच सेल वॉल्स। इनकी जो सेल वॉल्स हैं आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन्स, दे हैव सेलुलोज। इसका ये मतलब नहीं है कि दे डोंट हैव एनी अदर मटेरियल अदर देन सेलुलोज। सेलुलोज के अलावा भी मटेरियल्स होंगे, जैसे कि पैक्टिन है, क्यूटिन है और इसके अलावा हेमी सेलुलोज है। लेकिन मोस्ट जो अबंडेंट मटेरियल पाया जाता है इन देयर सेल वॉल्स वो क्या है? वो सेलुलोज है। इसके अलावा दे ऑल्सो शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको मैं आने वाली स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या होता है और इसका फ़ायदा क्या है। एंड दे डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोज। इसको भी हम कमिंग स्लाइड में कवर अप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। सो हियर इट इज़। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से पहले आप ये समझ लीजिए कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ जनरेशंस। यू कैन सी वन इज़ गैमेटोफाइट एंड वन इज़ स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे जेनेटिक वेरिएशन आती है। यू कैन सी इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर फ्रॉम स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जनरेशन है, इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। और आप जानते हैं कि जब भी मियोसिस होगी उससे जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। और ये जो स्पोर्स हैं ये ऑफ कोर्स हैप्लॉइड होंगे बिकॉज ये आपकी मियोसिस से आए हैं। और स्पोर्स से फिर गैमेटोफाइट बनती है। गैमेटोफाइट को गैमेटोफाइट इस वजह से कहते हैं बिकॉज ये गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। और गैमीट्स मेल और फीमेल जब कंबाइन होते हैं यानी कि फ्यूजन, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो उससे जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट। सो द प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन and the whole concept is known as alternation of generation. One generation alternates with the other and vice versa. And the purpose of this alternation of generation is to bring genetic variations. और आप अच्छी तरह जानते हैं genetic variation जो है वो population की survival के लिए बहुत important होती है। Moving on, evolutionary origins हमने डिस्कस कर लिए और मैंने उसकी जस्टिफिकेशंस भी दे दी। उसके बाद हैबिटेट्स पर हमने बात कर ली, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड सम कॉमन फीचर्स ऑफ द प्लांट्स हैव आल्सो बीन डिस्कस्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द मेजर ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स। मेजर ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं वैसे तो बहुत डाइवर्स हैं। मैंने अभी आपको बताया इन द स्टार्टिंग स्लाइड्स के ऑलमोस्ट 360,000 इनकी स्पीसीज़ हैं। लेकिन जो मेजर ग्रुप्स हैं बड़े वाले वो दो हैं। एक को हम कहते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा और दूसरे को कहते हैं डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा हैं ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। और जो ट्रैकियोफाइटा हैं दे आर वेस्कुलर प्लांट्स। सो सबसे पहले हमारा फोकस होगा ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। ओके, इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर टिश्यूज इनमें नहीं हैं। वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज का वर्ड वेसल से निकला है और इन्हीं को ही आप वेस्कुलर बंडल्स भी कह देते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज या वेस्कुलर बंडल्स का मतलब ये है कि दे डोंट हैव जाइलम एंड फिलोएम। ये दोनों चीज़ें इनमें नहीं होती। ये मेजर कॉन्सेप्ट है और ये मेजर पॉइंट है, सबसे पहले इसीलिए मैंने ऊपर लिखा। उसके बाद अब ऐसा नहीं है कि इनकी कमी पूरा करने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है। दे हैव रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, नॉट एग्जैक्टली रूट, नॉट एग्जैक्टली स्टेम एंड नॉट एग्जैक्टली लीफ, बट लाइक स्ट्रक्चर्स, बिकॉज समहाउ उनकी जो कमी है, जो फंक्शन है, वो परफॉर्म तो करना है। इवन इफ दे आर नॉट ट्रू इन नेचर बट स्टिल दे आर देयर फॉर द फंक्शनैलिटी।
उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉसिबल MCQ, दीज वर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स which colonized land, which moved to land from water, because origin plants का aquatic था. Alright, general features of Bryophyta. अभी मैंने बताया आपको कि Bryophyta के अंदर vascular tissues, xylem, phloem नहीं है, तो इनका habitat कैसा होगा? Habitat इनका damp और moist places होगा. यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, वो ये है कि जाइलम और फ्लोएम ना होने की वजह से इनकी हैबिटेट की थोड़ी सी लिमिटेशन है. हर जगह पर ये नहीं पाए जाते, सिर्फ डैम्प और मॉइस्ट प्लेसेस पर ही होंगे. दूसरी चीज़ नोटिस करने वाली ये भी है, वो है रिडक्शन या स्मॉल साइज ऑफ देयर लेंथ. मोस्टली जो है वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर जो है ये, और मे बी इससे भी स्मॉल होते हैं. तो ये भी नोटिस करने वाली बात है कि इनकी लिमिटेशन है एज फार एज देयर हैबिटेट इज कंसर्न, एंड दे आल्सो हैव स्मॉलर साइज. इसके बाद इनको एम्फीबियस प्लांट्स कहते हैं. एम्फीबियस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड. एम्फीबियस इज बेसिकली लैटिन डिराइव्ड वर्ड, और इसका मतलब ये है डुअल नेचर, बिकॉज इनको वाटर रिक्वायर्ड होता है, जस्ट लाइक एम्फीबियंस फॉर देयर रिप्रोडक्शन. नॉट जस्ट रिप्रोडक्शन बट ऑल्सो देयर एग्जिस्टेंस. मजीद इनके अगर आप जनरल फीचर्स की बात करें तो वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं हैं, यानी कि जाइलम नहीं है और फ्लोएम नहीं है. मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि बाकी प्लांट्स में होते हैं. और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली कि जो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं वो बेसिकली प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं. किसको? एम्ब्रियो को. और स्मॉलर स्पोरोफाइट है, और जो लाइफ साइकिल्स है वो सीड प्लांट से सिमिलर होता है. ब्रायोफाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये पहले थे प्लांट्स जो कि लैंड पर आए. तो ज़रूर लैंड पर आने के लिए इन्होंने कुछ एडॉप्टेशंस को अडॉप्ट किया होगा, कुछ चीज़ें ऐसी शो की होंगी जिसकी वजह से दे आर एबल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस ऑन लैंड. रिड्यूस बॉडी सरफेस, इन्होंने अपनी बॉडी सरफेस को बड़ा नहीं किया. जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि इनका जो बॉडी का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, 2 सेंटीमीटर या इससे भी कम होता है. अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि रिड्यूस्ड रेट ऑफ एवेपोरेशन, लॉस ऑफ वाटर को इन्होंने कम किया है. प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल बेसिकली प्रोटेक्टिव कवरिंग है मेड अप ऑफ क्यूटिन, जो कि लीफ पर प्रेजेंट होती है, और इससे रिड्यूस हो जाता है एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर. सो ये भी एक बेनिफिट है इनके लिए. एफिशिएंट राइजोइड्स, ये समझ लें कि राइजोइड्स क्या होता है. राइजोइड्स आर बेसिकली फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं है क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं हैं. लेकिन इसके फंक्शंस वही हैं जो कि रूट्स प्रोवाइड करती है, और वो भी 2 फंक्शंस हैं, एक एनकरेज के लिए और दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए. बेसिकली ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिससे वाटर को ये एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर सकते हैं. हेट्रोगेमी है, यानी कि गैमीट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. मेल गैमीट्स अलग और फीमेल गैमीट्स अलग, एग और स्पर्म डिफरेंट होते हैं, जिससे इनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. अभी नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि उनके नाम क्या हैं. और उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है और रिटेंशन. एम्ब्रियो फॉर्मेशन है और उसकी रिटेंशन है. एम्ब्रियो फॉर्मेशन और उसकी रिटेंशन से बेसिकली प्रोटेक्शन मिलती है एम्ब्रियो को, और उसकी प्रोटेक्शन की वजह से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के और सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अडॉप्टेशंस. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये मैंने लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया. बेसिकली इट इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स. अब ब्रायोफाइट्स अगर इकोसिस्टम का पार्ट हैं तो ज़रूर इनकी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस भी होगी. इकोसिस्टम में ज़रूर ये अपना कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे. हैं तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ को हाईलाइट या मेंशन किया है. दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन. नाउ द क्वेश्चन शुड कम टू योर माइंड, व्हाट इज सॉइल इरोजन? देखिए, सॉइल इरोजन मीन्स लॉस ऑफ अपर या टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. एंड व्हाई डू वी वरी अबाउट इट? बिकॉज टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज द मोस्ट न्यूट्रिएंट सॉइल कंटेंट. इस वजह से ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, बिकॉज ये उसको होल्ड करके रखते हैं अपने राइजोइड्स या रूट लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, सॉइल इरोजन नहीं होने देते. सॉइल फॉर्मेशन,
इसकी ज़्यादा डिटेल आप पढ़ेंगे जीरोसिरिक सक्सेशन में, जो कि सेकंड ईयर में आएगा। सॉइल फॉर्मेशन जब होती है तो उसमें सक्सेशन की स्टेजेस होती हैं और वहाँ पर सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको होल्ड करने के लिए दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सोर्स ऑफ फूड है स्मॉल जो एनिमल्स हैं, लाइक मे बी फ्रॉग्स वगैरह हो सकते हैं, इसके अलावा बर्ड्स वगैरह हो सकते हैं उनके लिए, और मे बी मैमल्स वो इन को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। इसके अलावा सॉइल कंडीशनर हैं। सॉइल कंडीशनर का मतलब ये है कि दे रिटेन एंड होल्ड द मॉइस्चर, तो इससे ओवरऑल जो सॉइल है उसकी कंडीशन इम्प्रूव होती है। ओके, नाउ बैक टू ब्रायोफाइटा। मेजर ग्रुप्स, अगर ब्रायोफाइटा को आप ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास 3 मेजर ग्रुप्स नज़र आते हैं। नंबर 1 लिवरवर्ट्स, नंबर 2 हॉर्नवर्ट्स एंड नंबर 3 मॉसेस। जो लिवरवर्ट्स हैं इसको हेपेटिकॉप्सिडा कहते हैं, एग्जाम्पल मैकेंशिया है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स। हॉर्नवर्ट्स जैसे एंथोसिरोप्सिडा है और इसकी एग्जाम्पल एंथोसिरोस है, और मॉसेस इसको ब्रायोप्सिडा कहते हैं और इसकी जो एग्जाम्पल मेंबर है वो फ्यूनेरिया है। ओके, नाउ अगर यहाँ तक हम देख लें कि कौन कौन से MCQs बन सकते हैं, वैसे तो काफ़ी सारे बन सकते हैं जो मैंने अपने लेक्चर में आपको बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स? नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। MCQ जब भी अटैम्प्ट करें तो उसमें ज़रूर देखें कि उसमें आस्किंग वर्ड क्या है। समटाइम्स इस तरह के वर्ड्स नज़र से इग्नोर हो जाते हैं जिसकी वजह से MCQs कैन बिकम वेरी ट्रिकी। नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, यूकैरियोटिक, मोटाइल, हैव सेलुलोज सेल वॉल और फॉर्म एम्ब्रियो। मोटाइल ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। और नेक्स्ट MCQ देखें, द मोस्ट क्लोजेस्ट एल्गा टू मॉडर्न प्लांट्स इज यूग्लिना, वॉलवॉक्स, कारा और स्पायरोजेरा। अब इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है एंड आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। ओके, MCQ नंबर 3, द नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज। ऑप्शन ए 3,40,000, 3,50,000, 3,60,000, 3,70,000. I think this one is easy or answer should be in the comment section. MCQ number 4, which one of the following group of plants is known as amphibious plants? और amphibious को मैंने explain किया था, और वो कौन सा ग्रुप है जो कि amphibious plants कहलाता है? Is it bryophytes, seedless vascular plants, angiosperms और gymnosperms? इसको भी मैंने explain किया था. You can look back in the lecture and write down the answer in the comment section. Okay, another MCQ I have for you. The structure which is not found. Another MCQ similar to the first one, not found in bryophytes. Cell wall, cuticle, central vacuole और xylem. तो इसको भी आप देखें, लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं if you want, and you can write the right option in the comment section. Alright, so this is it for today. Inshallah, coming lecture will be about the life cycle of moss, and I'll see you soon. If you have any questions, write them down in the comment section. Thank you and Allah Hafiz.